आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का खेल सिद्धांत, जिसे गेम थ्योरी अप्रोच भी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? तो गेम सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक निर्णय निर्माण उपागम है, और यह सिद्धांत बताता है कि दो या दो से अधिक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतु विभिन्न रणनीतिक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब जो दो देश होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध जो निर्णय लेते हैं, वो एक दूसरे को ये देखते हैं कि सामने वाला क्या कदम उठा रहा है, उस कदम के उत्तर में वो अपना कदम उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि खेल सिद्धांत जो एक तरह से खेल है, जैसे कि हम लोग चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, शतरंज में हम सामने वाले की रणनीतियों को ध्यान में रखते हैं, उसके चालों को ध्यान में रखते हैं। उसी प्रकार खेल सिद्धांत यह कहता है कि जो देश होते हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरा देश किस प्रकार की रणनीति अपना रहा है, किस प्रकार के कदम उठा रहा है, उसको देखकर ही अपनी रणनीति और कदम उठाता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि प्रत्येक राज्य तर्कसंगत होता है तथा कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरे राज्य की संभावित रणनीति एवं प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, भारत और पाकिस्तान दो देश हैं। अगर पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो भारत उसकी प्रतिक्रिया में क्या करेगा? भारत भी अपना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेगा। कहने का मतलब है कि सामने वाला देश किस प्रकार की रणनीति अपना रहा है, उसके उत्तर में दूसरा देश भी उस प्रकार की रणनीति अपनाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि शतरंज का खेल होता है, उसमें भी दो खिलाड़ी होते हैं और पहला क्या कदम उठा रहा है, कैसे मतलब चाल चल रहा है, उस हिसाब से दूसरा देश भी चाल को चलता है और इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ति का प्रयास करता है। ठीक है, और अच्छे समझते हैं पहले इसके पहले प्रमुख विद्वान देख लेते हैं। जॉन वॉन न्यूमन है, इनको गेम थ्योरी का जनक कहा जाता है। इसके अलावा ऑस्कर मॉर्गस्टन है, इन दोनों ने मिलकर, यानी कि जॉन वॉन न्यूमन और ऑस्कर मॉर्गस्टन ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी 1944 में, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ गेम्स एंड द इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रमुख विद्वान थॉमस सेलिंग है, जिन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, बार्गेनिंग थ्योरी तथा स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के प्रमुख विद्वान हैं। इसके अलावा मार्टिन सुबिक इसके विद्वान हैं। ठीक है, रिचर्ड क्वांट हैं और मार्टिन कापलान भी हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, गेम थ्योरी जो है मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों और गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था। बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी अप्लाई किया गया था। फिर से समझ लीजिए, गेम सिद्धांत यह विश्लेषणात्मक पद्धति है जिसके माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न परिस्थितियों में राज्य उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करके कौन सी रणनीति अपनाई जाए जिससे अधिकतम लाभ तथा न्यूनतम हानि प्राप्त हो। यानी कि ऐसा कौन सा विकल्प अपनाया जाए जिससे देश को ज़्यादा लाभ हो, कम से कम नुकसान हो। यानी कि राज्यों को रणनीतिक व्यवहार, निर्णय निर्माण तथा राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है ये खेल सिद्धांत। ठीक है, खेल सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहला क्या है? निर्णय निर्माण का सिद्धांत है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने, यानी कि निर्णय लेने के जो प्रोसीजर है उसको समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सेकेंड क्या है? रणनीतिक व्यवहार, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिहेवियर। प्रत्येक राज्य अपने निर्णय दूसरे राज्य की संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर लेता है, यानी कि सामने वाला देश क्या चाल चल रहा है, क्या कदम उठाने वाला है, उसको ध्यान में रखता है, उसके बाद वो अपना कदम उठाता है। कई उपलब्ध विकल्पों में से वही विकल्प चुना जाता है जिससे कि अधिकतम लाभ हो। यानी कि एक देश के पास दो विकल्प हैं। ठीक है, एक युद्ध करने का विकल्प है और एक है सहयोग करने का विकल्प है। तो अगर सामने वाला देश, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक देश है ए, दूसरा देश है बी, अगर सामने वाला देश युद्ध करने की रणनीति अपना रहा है तो जो देश बी है वो भी युद्ध करने की ही रणनीति अपनाएगा। ठीक है, यानी कि देखा जाएगा, अगर मान लीजिए देश ए जो है सहयोग करने की रणनीति अपना रहा है तो बी भी जो है सहयोग करने की ही रणनीति अपनाएगा। यानी कि सामने वाले कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है, सीधी सी बात है। तो फिफ्थ पॉइंट है लाभ, यानी प्रत्येक निर्णय का कोई ना कोई लाभ तथा हानि होती है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके लाभ हानि दोनों ही होते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि सभी राज्य विवेकपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। ये बात जानने की प्रत्येक राज्य अपने दिमाग का, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके तर्कसंगत निर्णय लेता है जिससे कि उसका राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो और उसको अधिकतम लाभ मिले। ठीक है, किन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है? तो देखिए क्या है, किसी राज्य के पास कौन कौन सी रणनीतियाँ उपलब्ध है, यानी कि एक देश के पास क्या क्या विकल्प होते हैं। युद्ध कर सकता है, शांति वार्ता कर सकता है, दूसरे देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, गठबंधन कर सकता है, रणनीति और कूटनीति अपना सकता है, सहयोग कर सकता है। एक देश के पास ये विकल्प होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। सेकंड क्या है? अब देखा जाता है कि विरोधी राज्य के पास कौन सी रणनीति है।
राज्य पहले से अनुमान लगाता है कि दूसरा पक्ष कैसी प्रतिक्रिया देगा। यानी कि ये सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि हमने बताया युद्ध, शांति, वार्ता, आर्थिक प्रतिबंध, गठबंधन, कूटनीति, सहयोग, ये विकल्प होते हैं। एक देश जो इनमें से विकल्पों में से चयन करेगा, दूसरा देश भी उसी विकल्पों का अपनाएगा। मान लीजिए एक देश दूसरे देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरा देश भी ये उसके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ही प्रयास करेगा। ठीक है, अब इन विकल्पों में से एक देश देखता है कि उसको कौन से विकल्प से अधिक लाभ मिलने वाला है। मान लीजिए युद्ध से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो जो देश होते हैं युद्ध का ही मार्ग अपनाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आर्थिक प्रतिबंध से लाभ मिलने वाला है तो, या फिर कूटनीति से अधिक लाभ मिलने वाला है तो, यानी कि इन विकल्पों में से वो जो राज्य है वो सर्वोत्तम विकल्प चुनते हैं जिससे कि उनको अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, अब आते हैं खेल सिद्धांत में कुछ अलग अलग खेल होते हैं। ठीक है, मतलब खेल सिद्धांत के प्रमुख प्रकार कह सकते हैं, टाइप से। पहला है जीरो सम गेम, जिसमें शून्य युग खेल भी कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है, शून्य युग खेल में एक देश की जीत दूसरे देश की हार होती है। यदि एक राज्य को जितना लाभ होगा, दूसरे राज्य को उतनी ही हानि होगी। उदाहरण के लिए युद्ध, सीमा विवाद, शांति युद्ध, सैन्य संघर्ष। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लीजिए दो देशों में युद्ध होता है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो कोई एक ही जीतेगा, दोनों जीत नहीं सकते हैं कि दोनों ही जीत जाएंगे युद्ध, ऐसा नहीं होगा ना, एक ही देश जीतेगा। यानी कि जो नॉन जीरो भी कहते हैं इसको, यानी कि जीरो सम गेम जो है शून्य को खेल में क्या होता है, एक का लाभ दूसरे की हानि, दूसरे की हानि पहले का लाभ, यानी कि एक का लाभ एक का हानि होती है इसमें। ठीक है, दूसरा आता है नॉन जीरो सम गेम आता है। ठीक है, शून्य को खेल भी कहते हैं, ये भी गेम थ्योरी का एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, एक राज्य का लाभ आवश्यक नहीं है कि दूसरे की हानि हो। पहले वाले में क्या होता है, शून्य को खेल में एक का लाभ दूसरे की हानि होती है, दूसरे का लाभ पहले की हानि होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक का लाभ दूसरे की हानि नहीं होती है, दोनों को साथ साथ लाभ भी हो सकता है और दोनों को साथ साथ हानि भी हो सकती है, और एक को अधिक और दूसरे को कम लाभ भी मिल सकता है। इसे विन विन गेम भी कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि एक देश सहयोग करे तो सभी को लाभ हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि नॉन जीरो सम गेम वो स्थिति है जिसमें राज्यों के बीच सहयोग, वार्ता, पारस्परिक हितों के आधार पर ऐसे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं जिससे कि सभी पक्षों को लाभ हो, अर्थात एक राज्य का लाभ दूसरे राज्य की हानि ना हो। यानी कि देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर भारत और नेपाल है, ये यदि दोनों देश एक दूसरे के बीच व्यापार बढ़ाएं, बिजली परियोजनाएं विकसित करें, पर्यटन बढ़ाएं, तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही देशों को लाभ होगा, भारत को भी लाभ होगा, नेपाल को भी लाभ होगा। यानी कि जो नॉन जीरो गेम होता है उसमें दोनों को ही लाभ होता है और दोनों को ही हानि हो सकती है। अब इसको एग्जाम्पल को हम दोबारा समझते हैं। यदि दोनों देश व्यापार, बिजली परियोजना विकसित करें या पर्यटन बढ़ाएं, दोनों को लाभ हो रहा है। अगर यही दोनों देश इन सब चीज़ों पर काम ना करें, बिजली व्यापार कम से कम करें, पर्यटन कम से कम बढ़ाएं, बिजली परियोजना कम से कम विकसित है, तो दोनों को ही लाभ नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो दोनों को ही नुकसान होगा। तो नॉन जीरो गेम में क्या कहता है, दोनों को लाभ हो सकता है, दोनों को हानि हो सकती है, एक का लाभ दूसरे की हानि नहीं होती है। जबकि शून्य को खेल में एक का लाभ दूसरे की पूरी तरह से हानि ही होती है। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है कैदी दुविधा। यह मॉडल बताता है कि जब दो पक्ष यानी कि दो राज्य अपने अपने हित में निर्णय लेते हैं तो कई बार दोनों का परिणाम खराब भी होता है और कई बार लाभ भी मिलता है। कहने का मतलब देखिए क्या होता है, प्रत्येक खिलाड़ी यानी कि राज्य के पास दो विकल्प होते हैं, ये तो सहयोग करे दूसरे देश के साथ या दूसरे देश को वो धोखा या विश्वासघात करे। अब दोनों को ही नहीं पता है कि सामने वाला देश सहयोग करना चाहता है या विश्वासघात कर देगा, तो ऐसी कंडीशन में एक दुविधा पैदा हो जाती है। ठीक है, अनिश्चितता जिसे कहते हैं, इसलिए इसे कैदी दुविधा कहा गया है। और अच्छे समझते हैं, देखिए इस कंडीशन में अगर दोनों सहयोग करेंगे, दोनों देश सहयोग करते हैं तो दोनों को ही लाभ होगा, अगर दोनों धोखा देंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा। दोनों सहयोग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, कैदी दुविधा वाले में दोनों को लाभ होगा, दोनों अगर धोखा दे रहे हैं तो दोनों को नुकसान होगा। एक कंडीशन और है, एक सहयोग कर रहा है, एक सहयोग करने का मतलब इच्छा उसको सहयोग करने की है, और दूसरा उसे धोखा दे दे, तो इस कंडीशन में धोखा देने वालों को अधिक लाभ होगा। इसलिए देश, और ऐसा क्या होता है कि देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो दोनों ही देश एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास करते हैं, दोनों को नुकसान हो जाता है। दोनों धोखा देंगे तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों सहयोग करें तो दोनों को लाभ होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर एक सहयोग कर रहा है दूसरा धोखा देते तो धोखा देने वालों को लाभ होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार इसको समरी में देखते हैं तो जीरो सम में क्या होता है, एक की जीत दूसरे की हार होती है, एक जीतेगा दूसरा हार जाएगा। नॉन जीरो में क्या होता है, दोनों को लाभ और दोनों को नुकसान हो सकता है। और लास्ट वाला जो प्रेजेंट डिलेमा है, इसमें संयोग और विश्वासघात दोनों हैं, दोनों सहयोग करेंगे तो दोनों को लाभ होगा, दोनों विश्वासघात करेंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा। और अगर एक संयोग कर रहा है दूसरा विश्वासघात कर रहा है तो विश्वासघात करने वालों को अधिक लाभ होता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।